नमस्कार साथियों। आपको इस चैनल पर हिंदी वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो में हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया गया है। उस हिंदी भाषा के विकास में तो हिंदी के क्रमिक विकास के क्रम में सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है, परंतु वहाँ पर एक लाइन बोली गई थी कि संघ की हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये बात संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक लिखी हुई है। तो आज उसी के विषय में जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके विषय में आज यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी एसआई के लिए स्पेशली और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में ये लग तो रहा है कि हिंदी भाषा का टॉपिक है, लेकिन ये हिंदी भाषा से ज़्यादा कहीं ज़्यादा जीएस में यानी पॉलिटी में आपसे पूछा जाता है। इसके सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं राजभाषा पे। तो सबसे पहली बात ये आपको बताते हैं, एक प्रश्न आता है अक्सर करके एग्जाम में कि हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कभी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको उत्तर जो है बहुत सोच विचार करके देना है। देखिए, वो प्रश्न कभी पॉलिटी के लिहाज से आए, अगर जो कभी इस सेक्शन में आए कि पॉलिटी को कहीं पर बहुत सारे प्रश्न पॉलिटी के दिए हैं, उनके साथ में पूछा जा रहा संविधान के दिए हैं, तो आप आंसर बताएंगे राजभाषा, क्योंकि वास्तव में ये सब संवैधानिक शब्द है और संविधान में शब्द जो लिखा है वहाँ पर राजभाषा ही शब्द लिखा हुआ है। लेकिन इसके आंसर कभी कभी बदल जाते हैं। वो किस लिहाज में कि जैसे हमने आपसे बोला कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी कार्यालय में जो कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है, उस भाषा को आप किस नाम से जानते हैं? राजभाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको राजभाषा कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन अब जो टर्म हमने बोला आपसे राष्ट्रभाषा, तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो वहाँ के निवासियों द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है। उस भाषा को आप राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को ही भारत की हिंदी के लिए हिंदी को बोला जा सकता है। इसीलिए आपको अक्सर करके ये आंसर मिलता है कि हिंदी भारत की राजभाषा भी है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। ठीक, इसके बाद में अब अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। अच्छा, जब ये प्रश्न आए और कभी आपको इस तरह का विकल्प मिल जाए कि ए व बी दोनों यानी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों, तो दोनों वाला विकल्प ही सही होता है। अगर कभी इस तरह का विकल्प ना मिले, दोनों वाला केवल अलग अलग इंडिविजुअल दिया हो कि एक ऑप्शन में राजभाषा एक ऑप्शन में राष्ट्रभाषा, तो हमेशा राजभाषा लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा परफेक्ट वर्ड कौन सा है? राजभाषा है, और संविधान में यही शब्द देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला फैक्ट बताते हैं आपको। हिंदी राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 में स्वीकृत हुई, इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। देखिए, ये जो फैक्ट लिखे हैं, इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद में हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से और 351 तक राजभाषा हिंदी संबंधी उल्लेख आपको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। देखिए, ये फैक्ट एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि 344 में क्या बात है, 347 में क्या बात है, 351 में क्या बात है, अलग अलग पूछेगा। एक कॉमन प्रश्न आया कि संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, किस सेक्शन में कहा गया, किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बता देंगे 343। अगर जो उसने कुछ आपसे स्पेसिफिक प्रश्न कर लिया अलग से कि ये डाटा किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आपको वही आंसर देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, जबकि अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अर्थात 1 2 3 4 5 की तरह होगा। देखा होगा आपने कि जो हिंदी के अंक होते हैं वो दूसरी तरह से बनते हैं। तो इनका कहने का यही तात्पर्य है कि हिंदी के जो अंक हैं उस तरह से नहीं बनेंगे, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय इसी फॉर्मेट में होगा। और आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी हिंदी भाषा के साथ सह राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। देखिए, ये उस समय की बात है जब संविधान लागू हो रहा था, तो उसके पहले जो सारे ऑफिशियल काम होते थे वो इंग्लिश भाषा में ही होते थे, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार रही थी। तो उन्होंने कहा कि एकदम से अचानक से परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारे स्वरूप स्वीकारने में दिक्कत होगी। देखिए, वो फैक्ट आज तक चलता चला आया है। अभी भी संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन अक्सर करके कोर्ट के जो काम है ये वो सारे आपको देखने को मिलते होंगे इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अब बात चूंकि यहाँ देवनागरी की आई है, इसलिए देवनागरी लिपि के विषय में भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली की भी लिपि है।
देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से आई है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और यह एक अक्षरात्मक लिपि है। ये जो प्रश्न लिखा है ना, यह एक अच्छी अक्षरात्मक लिपि है। ये प्रश्न आ चुका है कि देवनागरी लिपि कैसी है, तो आप जवाब क्या देंगे कि ये क्या है, ये जो है एक अक्षरात्मक लिपि है। इसके बाद में हम अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अनुच्छेद 344 में आपसे बताया गया है कि अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग और एक संसदीय समिति के गठन और उनके कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग और एक संसदीय समिति के गठन और उनके कार्यों से संबंधित है। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 साल बाद और फिर 10 साल बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। ये जो फैक्ट हम बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार एग्जाम में आया है। इसको अभी से आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, याद करिएगा, इससे सारे प्रश्न बनेंगे। इसी आधार पर 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य थे और उसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अक्सर करके जब ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो वहां पर लिख करके आ जाता है बीजी खेर, याद रखिएगा। कभी कभी बाल गंगाधर खेर ना लिख करके क्या लिखा होता है, बीजी खेर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा बताइएगा। एक तो 1955 बहुत अच्छे से, तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इससे जब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट 20 सदस्य थे। ये चारों के चारों फैक्ट आपको अलग अलग याद रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 345 के बारे में। इस अनुच्छेद के आधार पर विधानमंडलों की भाषा के संदर्भ में बात की गई कि विधि द्वारा उसे राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार से किया जाता रहेगा जैसा कि इससे पूर्व के वर्षों में होता रहा है। देखिए, हिंदी के प्रयोग की बात की गई कि जो राज्यों में समस्याएं आ रही थी भाषाओं की, मान लीजिए अभी भी देखते होंगे कि हर एक राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आप बोलते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी भाषा है। द्वितीय राज्य की भाषा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की, तो आप कहते हो उर्दू भाषा है। तो कोई भी राज्य अपने यहाँ द्वितीय राज्य की भाषा भी बना सकता है। तो उसके संबंधित जो फैक्ट हैं वो किसमें बताए गए हैं आपको, अनुच्छेद 345 में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद 346 में। इसमें बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तथा राज्यों से संघ यानी केंद्र सरकार अर्थात केंद्र के बीच होने वाले पत्राचार की भाषा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा हो सकती है। इस तरह की अनुमति संविधान ने दे रखी है कि अगर जो आप किसी राज्य से राज्य में पत्राचार कर रहे हैं, राज्य से केंद्र में पत्राचार कर रहे हैं, तो वो आप अपने राज्य की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 में बताया गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग उसे राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा बनाने की मांग करे तो इस बात पर राष्ट्रपति विचार कर सकता है। ये जो है किसी राज्य के लिए कहा गया है कि जनसंख्या वहाँ की ज़्यादा मत दे और बात राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाए तो राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकता है। इस बात को किसमें समझाया गया है, अनुच्छेद 347 में। इसके बाद में जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 348। इसमें कहा गया है कि जब तक विधि द्वारा उपबंध न किया जाए तब तक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होगी। देखिए, अभी हमने बात बताया था ना आपने भी देखा होगा आज की डेट में कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो हमेशा इंग्लिश में ही आएगा। यद्यपि उससे जुड़े हुए जो लॉयर होते हैं वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आम जनमानस को समझाने के लिए दे देते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है वो हमेशा इंग्लिश भाषा में ही आता है। तो ये बात बता दी गई अनुच्छेद 348 में। कई बार एग्जाम में पूछी गया फैक्ट है कि ये बात किसमें बताई गई है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होंगे उनके जजमेंट इंग्लिश भाषा में ही आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अगला अनुच्छेद 349। इसमें बताया गया है राजभाषा के संदर्भ में संशोधन संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक होगा। यहाँ पर विधायक लिखा है। विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संशोधन की बात करी गई है तो उसके लिए कहा गया है कि जिम्मेवार कौन बनेगा, केवल राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से कह लो या राष्ट्रपति की सलाह से कह लो, उसी कंडीशन में आएगा, वो भी अनुच्छेद 349 के अंतर्गत। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बताया गया है कि जिसके तहत आप उसको वहां पर पेश कर सकते हो। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की मातृभाषा या शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, ये राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं जिसके लिए ये बात कही जा रही है कि वे अपनी लैंग्वेज को
ज़्यादा उतना ज़्यादा ना समझने लगें, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ना समझने लगें, बल्कि हिंदी ही उनको समझ में आए कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये जो है समय समय पर इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा या देश की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई? अनुच्छेद 350 में आपको ये बात बताई गई। इसके बाद में जो अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 351 है। इसमें बताया गया है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह आधिकारिक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, ताकि हिंदी यहाँ की सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। देखिए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार समय समय पर करेंगे अपने अपने तरीकों से, ताकि जो हिंदी है वो यहाँ की सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कुछ भी आपको आपके कंट्री के बारे में विश्लेषण करना है, बताना है, तो वो आप हिंदी में ही बताएंगे। ये अनुच्छेद 351 में बताया गया। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में इन टॉपिक से ही संबंधित कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट ईयर बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, केवल उनका वर्ष पूछा जाता है। राजभाषा आयोग, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया है, तो वो कब है? 1955 में। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित हुआ था। ये कब हुआ था? 1961 में। इसके बाद में राजभाषा अधिनियम जो है ये कब आया है? 1963 में। राजभाषा संकल्प है, ये कब आया है? 1968 में। और राजभाषा नियम ये कब आया है? 1976 में। इन सभी के ईयर आपको रटने हैं, केवल रटना ही इनका विकल्प है। इनमें कुछ ज़्यादा समझने वाली, बताने वाली बात जो है वो हमने आगे बताई है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों में आपको केवल ईयर याद करने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सीधा सीधा याद करिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। ये कब हुई है? तो ये हुई है 1960 में। इसके बाद में देखिए, राजभाषा नियम 1976 जो भी हमने ऊपर बताया, हमने कहा ना कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम बता देंगे आपको, कि जो राजभाषा नियम 1976 है उसके अधीन केंद्र सरकार के कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। देखो क्या कॉन्सेप्ट है वो तो बता रहे हैं, लेकिन कई बार यही प्रश्न आया है, पॉलिटी की बुक खोल करके देखिएगा, कितने वर्गों में बांटा गया? खा वर्ग के क्षेत्र, गा वर्ग के क्षेत्र। ठीक। इसके बाद में पहली बात करते हैं का वर्ग के क्षेत्र। इस क्षेत्र में वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जहां हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यों में मुख्य रूप से होता है। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप। तो देखिए, वो क्षेत्र है जहां पर हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में मुख्य रूप से होता है। अब इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट है खा वर्ग के क्षेत्र। इसमें इन क्षेत्रों में वे राज्य आपको शामिल मिलेंगे जहां सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, लेकिन हिंदी की यहाँ की बहुसंख्यक मातृभाषा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट काम तो वहाँ पर हो रहे हैं, किसमें? हिंदी भाषा में ही हो रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है वो जरूरी नहीं कि वहाँ हिंदी ही बोल रहा हो। जैसे पंजाब में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन गवर्नमेंट काम जितने हैं वो सब किसमें होंगे? हिंदी में होंगे। यही सेम केस गुजरात में, यही मराठा में मराठी लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वर्ग किसमें होगा? हिंदी में होगा। ठीक है। और चंडीगढ़ में भी यही सीन है। इसके बाद में गा वर्ग के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो का और खा के क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं। ठीक। और इसमें पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में हो रहा है। देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं कौन से क्षेत्र शामिल थे जिनमें हिंदी कम से कम सरकारी कामकाजों में तो प्रयुक्त थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में किया जा रहा है। कोई समस्याएं ना है, इस बात के लिए ऐसा कहा गया। इसके बाद हम आपको अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं हिंदी से संबंधित। हिंदी के लिए हिंदुस्तानी शब्द, ये जो हिंदुस्तानी शब्द है इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी भाषणों में सबसे पहले किया था। हिंदुस्तानी शब्द हिंदी और उर्दू का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है। ये हिंदी और उर्दू से बना हुआ शब्द है। देखिए, इस हिंदी शब्द के बारे में हमने हिंदी भाषा के विकास में बताया है आपको कि ये जो है ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द था, वो स्टोरी अलग है, वो वहाँ पर हमने बताई है। हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है, इसे यह नाम ईरानियों ने दिया था। इसके बाद में हिंदी के लिए हिंदवी शब्द याद रखिएगा। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया था। इनका मूल नाम अबुल हसन था और इन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर के इतने फैक्ट थे जो एक हमने टर्म आपको हिंदी भाषा के विकास में बताया था कि अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हमने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे के सारे एग्जामों में समय समय पर आते हैं, इसलिए जितने भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे, जहाँ ईयर लिखे हुए हैं, जहाँ सेक्शन लिखे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ये आपको आगे चल करके हेल्प करेंगे। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो और भी वीडियो हम डालते रहेंगे।